Hello everyone, myself Prashant Raate, and today's our topic, the subject engineering methodology is optical comparator. Dear students, this topic comes under Unit 2 and the name is Standards and Comparator, and total weightage of this unit on MSBT examination is 10 marks. So let's start our today's topic. Before proceeding today's topic, just take a quick review of our previous lecture. In previous lecture, we have studied about select relevant comparator for given tasks with justification, list the parts of pneumatic comparator, explain construction working and principle of pneumatic comparator, state advantage, disadvantage and applications of pneumatic comparator. So last chapter we have completed our topic pneumatic comparator. This in this week or this video we have studied about optical comparator. So today's topic learning outcome, it means students are able, after completing this topic, is they are able to select relevant comparator for given tasks with justification. Actually this outcome is comes in every comparator topic. Next one is law of reflection and refraction. Explain construction working and principle of optical comparator and state advantages, disadvantages and applications of optical comparator. तो हमें ऑप्टिकल कंपैरेटर अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हमको प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ेगा. प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? तो इसको देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल कंपैरेटर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. मतलब ऑप्टिकल कंपैरेटर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दो प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है. अब ये प्रिंसिपल क्या है ये हमको देखना है यहाँ पे. तो देखिए सबसे पहले डायग्राम दिख रही है आपको. इसमें देखिए एक मिरर है. ये जो पार्ट है ये मिरर है और ये नॉर्मल है, मतलब 90 डिग्री है. जो एंड दिखा हुआ ये है 90 डिग्री, मतलब मिरर, और ये नॉर्मल है. कितने का एंगल रहेगा? 90 डिग्री. मतलब यहाँ से जो एंगल मिलेगा आपको 90 डिग्री मिलेगा. ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे मतलब जो लाइट सोर्स से आने वाली रेज को कहा जाता है इंसिडेंट रे, और वो जब मिरर पे एक्ट होती है और वहां से रिफ्लेक्ट होती है, इसका नाम दिया हुआ सेकंड में रिफ्लेक्टेड रे. तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का एंगल सेम होता है. कैसा होता है? दोनों का एंगल सेम होता है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, according to law of reflection the angle of incidence and reflection are equal when the reflection occurs on the plane surface mirror, that is the angle between incident ray and normal to the surface is theta is equal to the angle between reflected rays and normal to the surface is also theta. The total angle between incident and reflected ray is 2 theta. मतलब देखिए जो नॉर्मल से हम लोग बात करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है, तो वो एक्ट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगा तो नॉर्मल से कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा? थीटा पे. सो टोटल एंगल कितना हो जाएगा इसका? 2 थीटा. नेक्स्ट है तो अभी हम देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है. तो देखिए ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में वही सब चीजें दी गई है जैसा वो ये मिरर है, ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है. ठीक है ना. अब इसमें हो क्या रहा है कि पहले इसमें हमारा मिरर जो था वो प्लेन सरफेस था, मतलब वो हॉरिजॉन्टल था. अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, उसको एक एंगल दिया है. एंगल कितने का दिया है हम लोगों ने? उसको अल्फा का एंगल दिया. समझ में ना? एंगल कितने का दिया है? अल्फा का. अब इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है कि नॉर्मल और मिरर ये तो 90 डिग्री रहेंगी, लेकिन अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में देखते हैं तो इनका एंगल बन जाएगा. तो इंसिडेंट रे उसी थीटा एंगल से आएगा, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इंसिडेंट करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो वो 2 थीटा यानी एंगल डबल से बढ़ जाएगा उसका. तो कितने से बढ़ेगा? जितने से हम लोगों ने मिरर को टिल्ट किया है उससे 2 गुना बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा. इसी को कहा जाता है मैग्निफिकेशन. मतलब छोटा एंगल जो रहेगा उस एंगल को ये बड़ा करके दिखाएगा. समझ में आया ना?
कंसेप्ट देखिए इसमें लिखा हुआ है, नाउ इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, मिरर, इज टिल्टेड थ्रू एन एंगल अल्फा, कितने से टिल्ट कर रहे हैं हम लोग, अल्फा से, देन नॉर्मल ऑल्सो मूव थ्रू न एंगल अल्फा, सो उसका जैसे क्या होगा, नॉर्मल भी अल्फा इस एंगल से मूव होगा, जैसे अपन ने पहले देखा था कि वो 90 डिग्री था, अभी वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से अल्फा से मूव हो रहा है। देन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल बिकम्स थीटा प्लस अल्फा, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा अभी, थीटा प्लस अल्फा का, and the total angle between incident rays and normal becomes 2 theta plus alpha. Thus, there is increase of 2 alpha in the total angle and double magnification is obtained. कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों आप सभी को? क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें, हम लोग सिंपली इसमें क्या कर रहे हैं कि हम जो मिरर है, रिफ्लेक्टेड इमेज है, उसको हम लोग एक एंगल दे रहे हैं और उस एंगल की वजह से जो इंसिडेंट रेज जो आ रही है, अब वो आने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो जितना एंगल रहेगा उससे दो गुने एंगल में, जितने एंगल में आप लोगों ने मिरर को टिल्ट किया उससे दो गुने एंगल में वो रिफ्लेक्ट होगी। तो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल कंपैरेटर। ये डायग्राम है फ्रेंड्स ऑप्टिकल कंपैरेटर का, ये डायग्राम है ऑप्टिकल कंपैरेटर का और इस साथ में इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन दिया है। देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कंपैरेटर है, इसका मतलब यहाँ पे भी स्टैंडर्ड और वर्क पीस, ये दो चीजें रहेंगी। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखिए वर्क पीस आने से पहले यहाँ पे रहेगा स्टैंडर्ड, ठीक है। एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे आईपीस है, यहाँ से हम एज अ ऑपरेटर यहाँ से अपनी आंख को प्रैक्टिकल में यानी लगाएंगे और यहाँ से देखेंगे स्केल के ऊपर, और ये लाइट सोर्स से लाइट गिरेगा। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा, लाइट सोर्स के बाद में ग्रीन फिल्टर रहता है। ग्रीन फिल्टर का काम होता है जो लाइट की रेज रहती है, हार्मफुल रेज, उनको फिल्टर करने, जो आपकी आंखों को तकलीफ दे सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे आंख से कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, आंख जो ये रहेगा आंख यहाँ से जब देखेंगे तो क्या होगा, आंख के ऊपर ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, तो इस वजह से ग्रीन फिल्टर लगा रहता है जो कि हार्मफुल रेज को इंटेंसिटी कम करती है। कंडेंसर क्या करता है, जो लाइट के अंदर हीट रहती है उस हीट को कम कर देता है। क्योंकि देखिए बाइनोकुलर्स आप लोगों ने देखा होगा तो उससे कागज जलता है, तो वो कागज क्यों जलता है, क्योंकि वो हीट कॉन्सेंट्रेट होती है। वैसे हम लोग भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हीट बढ़ना जाए, इसलिए कंडेंसर का यूज किया जाता है, जो कंडेंसेशन प्रोसेस से इसकी हीट को कम कर देता है। ठीक है, तो देखिए लाइट सोर्स से जब लाइट आएगा वो इस मिरर M1 पे रहेगी। ये कौन सा मिरर है, इसको बोलते हैं मूविंग मिरर, और ये दूसरा जो है ये फिक्स्ड मिरर। तो लाइट सोर्स से लाइट आएगा, वो मूविंग मिरर के ऊपर गिरेगा, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके फिक्स मिरर के ऊपर जाएगा, फिर फिक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होके मूविंग मिरर पे आएगा, और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई पीस में आपको ये स्केल रहेगा, ग्रेटिकुल मतलब स्केल, जो यहाँ पे स्केल रहेगा, इसके ऊपर ही आपको ये पॉइंट दिखेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का काम रहेगा जो फैला हुआ इमेजेस है लाइट की, उसको कॉन्सेंट्रेट करके किसी एक पॉइंट पे अप्लाई करना। सो देखिए होता क्या है, जब हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड रखेंगे, स्टैंडर्ड तो ओके फिक्स रहेगा, तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ से लाइट सोर्स देंगे, वो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा फिक्स मिरर के ऊपर M1, फिर मूविंग मिरर के मूविंग मिरर के ऊपर, फिर फिक्स मिरर पे हो जाएगा M2, फिर से रिफ्लेक्ट हो गए मूविंग मिरर पे आएगा और फिर रिफ्लेक्ट होके जाएगा आई पीस पे। जब हम स्टैंडर्ड पीस रहेगा तो ये जहाँ पे भी ये लाइन एक्ट होगी स्केल के ऊपर, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे जीरो, और जीरो कंसिडर करने के बाद हम लोग इस वर्क पीस को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह लेके आ जाएंगे, इस स्टैंडर्ड को हम लोग हटा देंगे और इसकी जगह लेके आ जाएंगे हम लोग वर्क पीस। अब वर्क पीस अगर ओके इमेजेस है, मतलब उसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है या डिफरेंस नहीं है, तो वो लाइट सोर्स सेम काम करते हुए यहाँ दिखेगा, तो आपका वेरिएशन जीरो के ऊपर जाएगा नहीं, मतलब प्लस में भी नहीं जाएगा और माइनस में भी नहीं जाएगा। बट अगर यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे से वेरिएशन है तो क्या होगा, ये जो मिरर है ये टिल्ट करेगा, समझ में आया ना, जैसे हम लोगों ने अभी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में देखा, ये मिरर टिल्ट करेगा और ये जो रेज आ रही है ये यहाँ से टिल्ट हो गया, डबल मैग्निफिकेशन हो गया, आईपीस पे जाएंगे। अब जो पहले हमें जीरो मिला था स्टैंडर्ड से, अभी ये हट के कहीं और जाएगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा हमारा आंसर। समझ में आया? आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर। सो ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर का एक नाम, ऑप्टिकल कंपैरेटर का एक नाम ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर भी होता है। ये इसके डायग्राम्स है, ये मैकेनिज्म हमारे वर्कशॉप में अपने लैब में है, एमक्यूसी के लैब में हम जब प्रैक्टिकल करेंगे इसके ऊपर देखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे शैडो दिखता है और इस शैडो के थ्रू हम लोग डायमेंशन इसमें
मेजर करते। तो यहाँ पे लाइट का सोर्स है, यहाँ पे मैकेनिकल थिंग्स का भी यूज है। ये लाइट सोर्स है इसलिए इसका नाम दिया ऑप्टिकल। ये टेबल है, यहाँ पे माइक्रोमीटर्स लगे हुए इसलिए इसका नाम है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर ये इस टाइप से दिखता है कि हमको ये इमेज के थ्रेड्स गिनना है, तो ऐसा इसको बड़ा मैग्नीफाई करेगा और हमको आंसर भी इसका मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच, थ्रेड, ये सब डायमेंशन हमको इसके थ्रू। तो ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर ये टाइप है ऑप्टिकल कंपैरेटर का। एक और इसका टाइप है दोस्तों मैग्निफिकेशन ऑप्टिकल, यूजुअली 1000:1, मतलब 1 mm को ये 1000 गुना तक बढ़ाने, एक चीज को छोटी है 1 mm को 1000 गुना तक वो बढ़ा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टूल मेकर माइक्रोस्कोप। ये भी वही है, ऑप्टिकल कंपैरेटर ही है। ये इसका एक्चुअल व्यू है दोस्तों। ये आईपीस, यहाँ से हम लोग देखेंगे ये लेंस, यहाँ पे जॉब रखा जाएगा, ये माइक्रोमीटर्स है, इसके थ्रू हम लोग इस जॉब को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में मूव करेंगे। और ये नीचे से लाइट आता है, लाइट उस जॉब के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, उसका शेडो हम लोग इस लेंस के थ्रू इस आईपीस से हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एडवांटेजेस, इट हैज स्मॉल नंबर ऑफ मूविंग पार्ट एंड हेंस हायर एक्यूरेसी। बहुत पार्ट मूविंग पार्ट्स बहुत कम रहते हैं इसके अंदर, इसलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है। इन द ऑप्टिकल कंपैरेटर द स्केल कैन बी मेड टू मूव फास्ट और डॉटम लाइन एंड हेंस हैव हाई रेंज और नो पैरेलक्स एरर। तो देखिए बेसिकली इसका रेंज अच्छा रहता है, और पैरेलक्स एरर जो मैंने आपको यूनिट 1 में पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को, तो पैरेलक्स एरर वगैरह इसके अंदर आता नहीं है। इट हैज वेरी हाई मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके शो कर सकता है। ऑप्टिकल लीवर इज वेटलेस, तो ऑप्टिकल के लीवर्स जो होते हैं, यानी जो ज़्यादातर लाइट जो है वो उसका वजन नहीं रहता दोस्तों। आगे देखेंगे डिसएडवांटेजेस। एन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज नेसेसरी, विदाउट इलेक्ट्रिक सप्लाई काम नहीं कर सकता है। apparatus यूजुअली लार्ज एंड एक्सपेंसिव, बड़ा साइज भी रहता है और कॉस्ट भी इसका ज़्यादा था। व्हेन द स्केल इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन देयर इज एसेंशियल टू यूज द इंस्ट्रूमेंट इन अ डार्क रूम इन ऑर्डर टू टेक द रीडिंग इजीली। तो लाइट से हम लोग काम कर रहे हैं तो इसको हम ऐसा खुले में नहीं रख सकते, जहाँ पे उजाला हो वहाँ पे हम लोग इससे आंसर नहीं निकाल सकते। इसको बेसिकली डार्क रूम में रखा जाता है, जो आप लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा, डार्क रूम फिजिक्स लैब में जो हमारे पास में है, ऐसे डार्क रूम रहता है, वहाँ पे इससे मेजरमेंट होता है। The instrument is in which the scale is viewed through the eyepiece of microscope are not convenient for continuous use। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको आग हमेशा आईपीस को लगा के रखना पड़ता है, जिसके आपके ऊपर इफेक्ट होता है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट क्वेश्चन है। डिफाइन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्क्राइब इज ऑप्टिकल कंपैरेटर, ड्रॉ एंड रिकॉल ऑप्टिकल कंपैरेटर, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल कंपैरेटर, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल कंपैरेटर। ये सब आपको एज अ असाइनमेंट सॉल्व करना है। प्रोग्राम आउटकम देखिए, प्रोग्राम आउटकम में PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, 9, 10, PSO2 और PSO3 ये सेटिस्फाई होते हैं इस टॉपिक से। ये कैसे होते हैं हम लोग देखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में। PO1 मतलब होता है दोस्तों इंजीनियरिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ, साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये हमारे टॉपिक में मैथ्स भी इंक्लूड हो रहा है, साइंस भी इंक्लूड हो रहा है और इंजीनियरिंग भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसका PO1 सेटिस्फाई होगा स्ट्रांगली। PO2 होता है डिसिप्लिन नॉलेज, मैकेनिकल का टॉपिक है इसलिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेटिस्फाई होगा बेटा दोस्तों, इसको बोला गया है PO2 ऑल्सो सेटिस्फाई। PO3 इसलिए सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सो आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हो कॉलेज में ही, इसलिए यहाँ पे PO3 सेटिस्फाई होता है दोस्तों। PO4 इसलिए सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों क्योंकि प्रैक्टिकल अगर परफॉर्म करना है तो उसमें जो टूल्स इक्विपमेंट लगेंगे वो भी आप लोग पढ़ोगे, इसलिए PO4 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। PO5, 6, 7 ये अप्लाई नहीं होगा। फिर PO8, PO9, PO10 ये भी कॉमन ही है, जो मैक्सिमम टॉपिक्स में अप्लाई होते हैं, जैसा कम्युनिकेशन है, या PO8 सॉरी PO10 लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये भी सेटिस्फाई होता है। PSO2 और PSO3 ये भी इसमें से सेटिस्फाई होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे हम अपना टॉपिक खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा जॉनसन माइक्रो हीटर। थैंक यू।